स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच रोज की तरह फिर से लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, हमारी ये 12 क्वेश्चन वाली सीरीज बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और सारी क्लासेस आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से आपको इसे देखते जाना है। ठीक है ना, धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्लास को कंप्लीट करना ही है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ नए तरीके से सीखने को मिलेगा। तो एक और खुशखबरी देनी थी आपके लिए कि आज एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया है, मतलब सेकंड स्टेज के लिए कि कितने बच्चे रिटर्न में क्वालिफाई कर पाए हैं। अब उनका फिजिकल होगा, तो फिजिकल के लिए कितने लोग क्वालिफाइड हुए हैं। तो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस से भी मतलब लगभग 8-10 लोगों का अभी मुझे मैसेज आ चुका है कि सर हाँ मेरा नाम आ चुका है। किन्हीं बच्चों का नाम उसमें वो 13% और 87% जो अभी केस चल रहा है उसके अंतर्गत किन्हीं कई बच्चों का 13% में आया है और कई बच्चों का 87% में आया है। और आपके लिए ये जानकर भी खुशी होगी कि आपके सर ने यानी कि मैंने लगातार चौथी बार ये एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया है। दोस्तों, इसमें मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल भी क्वालिफाई किया था और एमपी पुलिस कांस्टेबल भी क्वालिफाई किया है। यह लगातार चौथा क्रम है दोस्तों। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, रिजल्ट प्रदर्शन करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन हो सकता है इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ेगा कि जब हमारे सर ने इस एग्जाम को 4 बार क्वालिफाइड किया है दोस्तों, 4 बार क्वालिफाइड किया है, तो सर को इतनी तो समझ आ ही गई होगी कि वो हमारा एक बार क्वालिफाइड करा दे। अब दोस्तों, मेरा क्वालिफाइड हुआ है, अच्छे मार्क्स के साथ हुआ है। तो लेकिन क्या है कि मैं पढ़ाने में इतना व्यस्त होता हूँ कि मैं फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान नहीं दे पाता हूँ, जिस कारण से मैं इसका फिजिकल पास ही नहीं कर पा रहा हूँ। पिछली बार मेहनत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपना मतलब उस तरीके की मेहनत नहीं की थी जिस तरीके की मेहनत मुझे करनी चाहिए थी। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि जो मजा कांस्टेबल, अब मतलब मैं कांस्टेबल अगर बनता हूँ तो मैं हो सकता हूँ अपने राज्य को एक ही कांस्टेबल की सेवा दे पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने इस माध्यम से आपको ज्ञान दिया और मैं अगर आपको पढ़ाता हूँ तो उसके माध्यम से हो सकता है कि मैं अपने मध्य प्रदेश के लिए सैकड़ों कांस्टेबल दे पाऊं जो जगह जगह जाके अपने राज्य की और अपने देश की सेवा करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा छोटा सा ही सही लेकिन योगदान रहेगा। तो मैं उन्हीं बच्चों में अपने आप को वर्दी में देखूंगा। तो चाहे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्ट हों या मैं सिलेक्ट हो जाऊं, बात एक ही है। बच्चों की सफलता में ही उनके टीचर की सफलता होती है। और सिर्फ मैं सफल बच्चों के साथ नहीं हूँ, मैं असफल बच्चों के साथ भी हूँ। आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो पढ़ाई में, बस आप ठान लीजिए कि मुझे वर्दी चाहिए है। तो मैं हो सकता हूँ कि आपको इंस्पेक्टर तो ना बना पाऊं, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं जितने जल्दी आपको कांस्टेबल तक पहुंचा सकता हूं, शायद उतने जल्दी, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे अच्छा खासा अनुभव इस फील्ड का हो चुका है कि कांस्टेबल में किस लेवल की तैयारी चाहिए है। तो सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप सिलेबस सीजीएल और सीएचएसएल का लेके चल रहे हैं, एनटीपीसी का लेके चल रहे हैं। तो हर एग्जाम का एक क्राइटेरिया होता है, उस लेवल की हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको ज्यादा बड़ा अफसर तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं एक मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चे जो हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती और हो सकता है वो कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, कहीं काम भी कर रहे हो, कहीं मजदूरी कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो सपना देख लेते हैं कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है और कोई ना कोई सरकारी नौकरी। उस सरकारी नौकरी में सबसे पहले हमारे जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र आते हैं या जो आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं, सबसे पहले एक सपना देखते हैं आर्मी का। दोस्तों, आर्मी का सपना इसलिए भी देखते हैं और एक देश की सेवा करने का जुनून भी होता है। वो कहते हैं ना कि बचपन में जो मिट्टी खाई थी उसका कर्ज चुकाने आया हूं। तुम बनना डॉक्टर व इंजीनियर, मैं फौजी बनने आया हूं। तो कुछ जन्म से ही फौजी बनने के लिए होते हैं। तो मैं ऐसे ही बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ कि आप मुझसे पढ़िए और बहुत कम समय में, आप चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल की, अग्निवीर की, या कोई भी वनडे एग्जाम जो कांस्टेबल रैंक का है, मैं उसे आपको क्लियर गारंटी के साथ करवा ही दूंगा। तो मुझे इसका अच्छा खासा अनुभव हो चुका है और अगले वर्ष जो वैकेंसी आएगी उसमें भी मैं अपना नाम लाऊंगा
ऐसी मेहनत मैं करता रहूंगा। तो मेरा नाम आए उससे ज्यादा मुझे तब खुशी होती है जब मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का नाम आता है। तो आप मेहनत करिए, आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है और आपकी असफलता में ही मेरी सफलता है। मैं दोनों ही स्थिति में अपने पढ़ाए हुए बच्चों के साथ हूँ। चलिए तो फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए जो आने लायक है वो तो मैं आपको कराऊंगा, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो या फिर थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन हो। ठीक है ना। चलिए तो हमसे बोला है कि दूध है और क्या है, पानी। दूध और पानी का अनुपात है बच्चे, और अनुपात होने वाला है 7:3। ठीक है ना। तो उसने बताया कि वो क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो पहले हम अगर इनकी मात्रा अलग अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे सर मात्रा अलग। उनके हिसाब से मिश्रण है 60 लीटर, हमारे हिसाब से मिश्रण कितना हुआ, मिश्रण मतलब दोनों को मिला के 7 दूध हो गया 3 पानी हो गया, तो टोटल मिश्रण हुआ 10, हमारे हिसाब से 10। दोनों की मात्रा अलग अलग कर लेते हैं, यानी 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं और 3 की। शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 7 42 और ये 6 3 18। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मात्रा को अलग अलग कर लिया है। मिश्रण में 42 लीटर दूध है और 18 लीटर पानी है। उसने कहा है कि अगर हम 3 लीटर पानी और मिला लें, तो पानी में हम पानी मिला दो, लो भाई। तो पानी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 3 21। क्या दूध की मात्रा में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और बस इसका आपसे क्या पूछा है, अनुपात कटता है काट लो, 21 एकम 21, 21 दूनी 42। आंसर हो गया 2:1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए तीन दोस्तों राम रमेश और श्याम का औसत भार 76 किलोग्राम है। सोमेश उनके साथ जुड़ जाता है और चारों दोस्तों का औसत भार 74 किलोग्राम हो जाता है। एक व्यक्ति आ गया। पहले क्वेश्चन को आप यहीं तक सॉल्व कर लो। ठीक है ना। कैसे, कौन कौन है भाई, तीन दोस्त हैं। यहां से देखेंगे कौन कौन है हमारे साथ। यहाँ पे है अपना राम, रमेश, ठीक है ना, और श्याम। राम रमेश और श्याम। ठीक। सभी का जो औसत भार था दोस्तों, सभी का जो औसत भार था, यहां पे लिखता हूं मैं, सभी का औसत भार था 76। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया है। अगर इनके साथ सोमेश को शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है, सोमेश को। मैं आपको नाम लिख के इसलिए बता दे रहा हूं, क्या है यहाँ पे लेटर सेम हो जाते हैं ना, आर आर एस एस, इसलिए उनके साथ जब जुड़ जाता है तो चारों दोस्तों का औसत भार जो है वो 74 हो गया। यानी कि एक व्यक्ति, जब वो जो हम एक शिक्षक वाला क्वेश्चन करते हैं ना कि 14 छात्रों का वजन इतना है, टीचर्स की आयु, अध्यापक की आयु शामिल कर ले तो औसत इतना हो जाता है, अध्यापक की आयु बताइए। यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट लगना है। औसत था तो 76, लेकिन अब औसत हो गया है अपना 74। तो औसत में कितने की कमी आ गई है, आप कहेंगे 2 की। औसत में कितने की कमी आ गई है, 2 की। यानी आने वाला जो व्यक्ति है, आने वाला जो व्यक्ति है, इसको यहां लिख लेते हैं। ये सोमेश की बात चल रही है। जैसे अध्यापक की आयु निकालते थे ना, बिल्कुल वैसे ही आने वाला जो व्यक्ति है वह 76 नहीं लाया है, बल्कि 76 से कम लाया है। क्योंकि औसत का बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे औसत 76 चल रहा है तो 76 का ही कोई व्यक्ति आ जाए या 76 का ही कोई व्यक्ति चला जाए तो ना औसत बढ़ता है ना घटता है। घटा है इसका मतलब 76 से तो कम का है। तो कितना कम का है, औसत में कितनी कमी हो गई, 2 की। औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब होता है हर एक। अब कितने लोग हो गए, 1 2 3 4, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 की क्या हो गई है इसमें कमी। तो आने वाला जो व्यक्ति है यानी कि सोमेश 76 में से 8 गया तो कितने किलोग्राम का है, 68 किलोग्राम का। ठीक है ना। अब उसने बताया है कि यदि मोहन, जिसका भार सोमेश से 2 किलोग्राम अधिक है, यानी कि कोई मोहन भी है, मोहन आ गया है। ये कौन था भाई, ये था अपना सोमेश। यहां लिख दूं मैं सोमेश, आपको अच्छे से समझना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना ज्यादा। और ये अपना मोहन आ गया, हिंदी में लिख देता हूं। चलिए यहां पर लिख लेते हैं मोहन। मोहन आ गया है ग्रुप में भाई, देखो मोहन
जिसका भार 100 में से 2 किलोग्राम अधिक है। अगर ये 68 का है तो मोहन है 70 किलोग्राम का। बात समझ रहे हैं? जी सर, इतनी बात समझ में आ गई, यानी यहां तक क्वेश्चन हो गया है। अब हुआ क्या है कि रमेश की जगह ले लेता है कौन? मोहन। यानी रमेश ग्रुप छोड़ के चला जाएगा और उसके बदले आ जाता है कौन? आ जाता है उसके बदले आ जाता है अपना मोहन। तो राम, श्याम, सोमेश और मोहन का औसत भार 68 किलोग्राम हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे समझो। यानी कि गिरोह में अभी कौन कौन है? गिरोह में अभी राम है, रमेश चला जाएगा, रमेश के बदले गिरोह में आ जाएगा मोहन। समझना बात को? उसके बाद श्याम और उसके बाद अपना ये सोमेश। तो रमेश गया और बदले में मोहन आ गया, तो इन 4 लोगों का भी औसत क्या चल रहा था? राम, रमेश, श्याम, सोमेश। तो नया औसत हो गया था दोस्तों 74। देखो 76 से क्या हो गया था? 74 से बताया है 76 था। जैसे ही चारों दोस्तों को शामिल किया, यानी सोमेश को भी शामिल किया, तो औसत क्या हो गया था? 74। ये किस किस का है? राम का, रमेश का, श्याम का और सोमेश का। ठीक है ना? ये अपना रमेश है। रमेश को जैसे ही बदला और रमेश के बदले अगर मोहन आ जाता है, तब औसत हो जाता है 68। समझना है इस बात को? तब औसत हो जाता है 68। तो औसत पहले कितना था? तो पहले तो औसत था 74। पहले औसत था 74, अब कितना हो गया है? 68। यानी कि मोहन को शामिल करने के बाद औसत हमारा 68 हो गया है, जबकि पहले 74 था जब तक ग्रुप में रमेश था। तो औसत में कमी आ गई है प्यारे भाई 6 की, और प्यारी बहन दोनों देखते जाना, ठीक है ना? तो 68 से औसत हो गया है 74, यानी कि 6 की कमी आ गई। अब ये 6 की कमी क्यों आई है? 6 की कमी क्यों आई? औसत क्यों कम हो गया? औसत इसलिए कम हो गया है कि मोहन कितने का है? मोहन कितना है? मोहन का वजन 70। समझना बात को? अगर जब औसत कितना चल रहा था हमारा? 74, 74 का ही कोई व्यक्ति जाता, समझना, 74 का ही कोई व्यक्ति गया और 74 का ही कोई व्यक्ति आ जाता, तो ना औसत बढ़ता ना घटता। लेकिन जो व्यक्ति गया है मोहन, मोहन जो आया है, मोहन आया है 70 का, मोहन आया है 70 का। हमसे पूछा है रमेश का वजन। किसका वजन पूछा है? रमेश का। रमेश गया ना, तो 70 किलो का व्यक्ति ग्रुप में आया, उसके बाद भी औसत कम हो गया। तो औसत कम इसलिए हुआ है, जैसे मान के चलो, औसत का अच्छा कॉन्सेप्ट मान के चलो कि रमेश अगर 90 किलो का था, 90 किलो का व्यक्ति ग्रुप छोड़ के जाता और 90 ही किलो का व्यक्ति ग्रुप में आ जाता, तो ना औसत बढ़ता ना घटता। आपसे मैंने 100 रुपए लिए और वापस आपको 100 रुपए दे दिए, तो आपका औसत ना बढ़ेगा ना घटेगा, जेब का औसत। ऐसे ही रमेश पता नहीं कितने का था, लेकिन इतना ही बात हमें मालूम है कि रमेश का जितना वजन था, अगर उतने वजन का कोई व्यक्ति गया और रमेश के ही वजन का कोई व्यक्ति ग्रुप में आ जाता, तो ना औसत बढ़ता ना घटता। लेकिन औसत घट गया है कितने से? 6 से। पहले 4 लोगों का औसत हो गया था जब सोमेश को शामिल किया था 74। कितना हो गया था? 74। अब औसत हो गया है 68, यानी औसत में 6 की कमी आ गई है। यानी कि मोहन रमेश से छोटा है, मोहन का वजन रमेश से कम है। तो कितना कम है? तो मोहन का तो पूछा नहीं हमसे, तो पूछा है रमेश का, यानी रमेश का वजन मोहन से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 70 तो है ही, और 6 की ये जो कमी हुई है, 6 चौको 24, उसके पास ये 24 और था, यानी कि रमेश का वजन है 94। रमेश का वजन है 94, ऑप्शन नंबर बी। समझ पीछे बड़ी है, कैलकुलेशन कम है। स्टार्टिंग से शॉर्ट में बताता हूं, 3 लोग थे, औसत था 76, सोमेश को शामिल किया, औसत हो गया 74। तो हमने सबसे पहले निकाला सोमेश का वजन, किस कॉन्सेप्ट से? वो जो अध्यापक वाला क्वेश्चन होता है ना, उस कॉन्सेप्ट से। तो 76 से औसत कितना हो गया है? 74। यानी कि कितना कम हुआ है? 2। कितने लोगों पे? 4। 1 2 3 4, हर एक में 2 की कमी, तो 4 लोगों में 8 की कमी। यानी कि सोमेश 76 ना होके सोमेश का वजन है कितना? 68। मोहन का वजन इससे 2 किलोग्राम ज्यादा था। रमेश को अगर गिरोह से हटाते हैं, इन 4 लोगों का औसत वजन हो गया राम, रमेश, श्याम और सोहन का औसत वजन है 74।
अगर हम रमेश को हटा के उसके बदले में मोहन को लाते हैं तो औसत फिर से कम हो जाता है। 74 से औसत कितना बचा है? 68। औसत में कितने की कमी आई है? 6 की। अब मोहन कितने का है? 70 का। 70 किलो का व्यक्ति ग्रुप में आने के बाद भी औसत कम हो गया है, मतलब जाने वाला व्यक्ति 70 से तो ज्यादा का था। तो 70 से ज्यादा का था। कितना ज्यादा था? अरे भाई जितना कम लाए हो उतना ज्यादा था, जितना अभी कम पड़ रहा है वो है उतना एक्स्ट्रा था। समझ रहे ना? तो 6 की कमी कितने लोगों से? 4। 6 चौको 24, मतलब मोहन कम लाया है। कितना कम लाया है? 24। किससे? रमेश से। मतलब मोहन से रमेश 24 किलोग्राम ज्यादा है। 70 और 24 हो गया 94। बात आई समझ में? ये है पूरा कॉन्सेप्ट, अच्छे से देख लेना। एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा ही आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, 6 दोस्तों की औसत लंबाई 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। तो देखो औसत का कॉन्सेप्ट, कितने दोस्त हैं? 6। 6 दोस्त है ना, यहां लिख लो। 6 लोग थे। 6 लोगों का औसत कितना था? औसत था 144। अब औसत की सबसे अच्छी बात क्या है? 144 का ही कोई भी व्यक्ति चला जाए, कितने भी व्यक्ति चले जाएं, तो ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा। 144 के ही कितने भी व्यक्ति आ जाए तब भी औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जा कितने का रहा है भाई? 150 का। तो औसत पे तो फर्क पड़ेगा। भाई औसत कितना है? 144। गया कितने का है? 150। कितना एक्स्ट्रा ले गया? 6। इस 6 का फर्क पड़ेगा कितने लोगों पे? कितने लोगों पे? अब लोग बचे हैं 5। लोग बचे हैं 5, यानी कि बात समझ रहे हैं ना यहाँ पे? 144 की जगह वो अगर 144 ही लेके ग्रुप से जाता तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 150 सेंटीमीटर का बच्चा ग्रुप छोड़ के गया है तो कितना एक्स्ट्रा ले गया? 6 सेंटीमीटर। और इस 6 का फर्क पड़ेगा बाकी के 5 लोगों पर, क्योंकि 6 में से एक लोग जैसे चला गया तो कितने लोग बचे? 5। तो 5 लोगों पर फर्क पड़ेगा इस 6 का। तो हमसे तो पूछा है औसत। औसत मतलब हर एक। अब 5 बच्चों पर 6 सेंटीमीटर का फर्क आएगा तो एक पर कितना? 6/5। 5 से भाग करा दो, 5 एकम 5, बचा 1 रखा दशमलव, 5 दूनी 10, यानी 1.2 की क्या हो जाएगी? कमी। कमी क्योंकि वो 6 एक्स्ट्रा लेके गया है। तो इसमें से 1.2 आप निकाल दो। 44 में से 1 गया 43, 43 से 20 पैसे और गए तो 142 रुपए 80 पैसे आएंगे ना। यहाँ दशमलव रख के शून्य लिख के तब भी आप इसे घटा सकते हैं। ठीक है ना? किसी भी संख्या में 5 से भाग कराना है तो आप 5 को 10 बना सकते हैं। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो यहाँ जैसे हो जाएगा 12/10। 10 से भाग कराना सबसे आसान काम है। 1 शून्य 1 अंक बाद दशमलव, 1.2 की क्या हो जाएगी? कमी। कमी क्यों हो रही है सर? कमी इसलिए हो रही है क्योंकि 144 की जगह वो अगर 144 बस लेके जाता, 144 सेंटीमीटर का ही बच्चा ग्रुप छोड़ता तो औसत ना बढ़ता ना घटता। लेकिन वो एक्स्ट्रा ले गया है, बाकी के खाते में से भी ले गया है, तो इस 6 सेंटीमीटर की कमी होगी बाकी के 5 लोगों में, इसलिए मैंने कम किया है। तो आंसर है 142.8। ठीक है ना? चलिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपए है। लो भाई, ये कोई बात हुई? सीपी और एसपी का अंतर, सीपी और एसपी का अंतर दिया है, कितना है? 264 रुपए। तो भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वही तो या तो लाभ हो सकता है या हानि। तो उसने हमें बता दिया, देखो कि लाभ हुआ है, कितना हुआ है? 33%। तो लाभ ही तो क्या कहलाता है? अंतर। लाभ या हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। जैसे मैंने 10 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 15 रुपए में बेच दी, तो जितने में बेच रहा है वो विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो कितने का अंतर है? 5 का। तो यही तो लाभ है। अब मैं ये कहूं कि मान के चलो 20 रुपए की कोई वस्तु थी, मैंने 18 रुपए में बेच दी, तो मुझे क्या हुई? 2 की हानि। तो यही तो अंतर है। तो लाभ, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो हमारा लाभ या हानि होता है। तो अब ये लाभ है कि हानि, ये इसने हमें आगे बता दिया कि 33% लाभ हुआ, यानी उनके हिसाब से 264 का लाभ, हमारे हिसाब से 33 का लाभ, हमारे हिसाब से 33 का लाभ। 33%, 33% का मतलब क्या होता है? 33/100। लाभ हानि की गणना किस पर होती है? क्रय मूल्य की। तो ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा लाभ है। तो 100 की वस्तु 33 के लाभ पर बेचोगे, कितने में बेचोगे? 133 में। ये हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? उनके हिसाब से 264 लाख, हमारे हिसाब से 33 लाख। चाहिए क्या? विक्रय मूल्य मतलब 133।
तो 11 से काट लो, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 3 से जाएगा अपना ये 8 बार, 3 8 24, 8 तिया 24, यानी लास्ट में 4 है, देखो 3 जगह है, सीधा आपको गुणा कराना है। 8 तिया 24, यहाँ आएगा 2 8 तिया 24 और 2 26, 2 8 एकम 8 और 2 10, यानी 1064 का है भाई ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है ना, चलिए। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। देखो कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, कुछ ना कुछ अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, और अगर नया सीखने को नहीं मिलेगा और ये सब चीजें आपसे आ रही हैं तो विश्वास मानिए आने वाले एग्जाम में आप मैथ वाले पोर्शन में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए। ए और बी ठीक कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 20 में करता है, ये 60 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा यहाँ पे 60, 20 या 60, 60 एकम 60, ये हो जाता है अपना टोटल वर्क, आपको मालूम ही होगा। अब कंडीशन क्या है उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है उसने कि भाई उन्होंने उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, पता नहीं कितने दिनों के बाद छोड़ा है, और बी ने शेष काम को 12 दिनों में पूरा किया है। शेष शब्द पकड़ना है, शेष काम यानी बचा हुआ काम। बचा हुआ काम किसने किया है, बी ने, कितने दिनों में, 12। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी 12 दिनों में कितना काम करता है, तो बी ये लिखी है क्षमता। क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य, क्योंकि यहाँ दिन लिखा है 20 दिन 60 दिन, तो यहाँ एक दिन का आता है। अगर यहाँ लिखा होता 20 घंटे 60 घंटे, तो यहाँ 1 घंटे की वैल्यू आती है। बात समझ रहे हैं ना जी सर। तो एक दिन में अगर 20 से काम कराओ तो 1 यूनिट काम करता है, तो 12 दिनों में कितना काम करेगा, आप कहेंगे सर 12। तो 60 में से शेष काम यानी 12 था, 12 यूनिट काम तो हो गया, किसने किया है, सिर्फ बी ने, इसमें ए का कोई सहयोग नहीं है। तो बचा कितना काम, 48। ये काम किसने किया था, बोले ए ने, ए ने नहीं किया था, उसने कहा उन्होंने उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब दोनों ने, ए और बी दोनों ने। तो ये जब 48 यूनिट काम चल रहा था तो बी तो कर ही रहा था, लेकिन इतने दिनों तक, जब तक ये 48 काम नहीं हो गया तब तक ए भी था साथ में। तो दोनों जब मिलके करते हैं तो 3 और 1 4 यूनिट काम होता है। तो 48 कराना है 4 के हिसाब से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 दिन तक काम किया है, किसने, ए ने और बी ने। और हमसे यही तो पूछा है, ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया था, तो ए ने कब काम छोड़ा था, 12 दिन काम करने के बाद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, चलिए। चार संख्याओं का औसत 52 है। पहली दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं की औसत का 3 गुना है। अरे वाह, यानी कि 4 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं आगे हैं, 2 संख्याएं उनके पीछे हैं, हो गई ना 4। और इन सभी का औसत दे रखा है 52, सभी का औसत दे रखा है 52। अब कहानी ये है कि पहली दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है, यानी अगर इनका औसत 1 है, इनका औसत 1 है, तो इनका 3 गुना है, मतलब 3 है। इतनी बात आप समझ पाए, इतनी बात आप समझ पाए, तो आप बोल रहे होंगे जी सर इतनी बात हम समझ गए हैं। अब देखिए, औसत का मतलब होता है, ये बात आपको कहीं पे लिख लेना है, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है हर एक की वैल्यू। अगर मैं कहूं इस पेन का औसत मूल्य 10 रुपए है, तो आपको समझ जाना है कि हर एक पेन का मूल्य जो है वो 10 है। बात समझ गए ना, आपका इतने से काम चले जाएगा। ठीक, तो पहली दो संख्याओं का औसत 3 है, मतलब हर एक संख्या 3 है, और ऐसी कितनी संख्या है, 2, तो संख्या हो गई 3 दूनी 6। और बाद की दो संख्याएं उनका औसत 1 था, मतलब हर एक संख्या, औसत मतलब हर एक संख्या 1 है, और ऐसी दो संख्याएं हैं तो 1 दूनी 2। ठीक, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, योगफल। और हमने हमें शुरुआत में बता दिया था कि 4 संख्याओं का औसत 52 है, मतलब 4 संख्याओं का औसत 52 है। औसत शब्द पकड़ो प्यारे बच्चों, औसत, औसत मतलब हर एक संख्या 52 है, तो चारों संख्याएं कितनी होंगी, 52 गुणा 4 होंगी कि नहीं। अगर आपको औसत मालूम है तो आप उनका योगफल बता सकते हैं।
ध्यान से सुनो, अगर आपको औसत मालूम है तो आप उनका योगफल बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? एक संख्या 52 है, औसत मतलब हर एक संख्या 52 है तो 4 कितनी होंगी? 52 गुणा 4। गुणा कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मेट में लिख दो। तो ये आ गया हमारा योगफल। बात समझ रहे कि नहीं? गुणा करा दोगे तो योगफल आ जाएगा। हर एक संख्या 52 है और ऐसी 4 संख्या है तो सभी संख्या मिलकर 52 गुणा 4 बनाएंगी। हमारे हिसाब से सभी संख्या बना रही है 8, उनके हिसाब से सभी संख्या है 52 गुणा 4, हमारे हिसाब से सभी संख्याओं का योगफल है 6 2 8। यहां लिख दो। गुणा चाहिए क्या? पहली दो संख्याओं का योग कितना है, मतलब आपसे पूछ रहा है 6 की वैल्यू। पहली दो संख्याओं का योग कितना है? 6। बस काटा पीटी कर लो, 4 एकम 4 दूनी 8, 2 से जाएगा अपना ये 2 दूनी 4, 2 छम 12, यानी कि आपको गुणा कराना है 26 गुणा 6, 6 छम 36, यहाँ आएगा अपना 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 हो गया 15, आंसर होने वाला है 156। ठीक है ना? तो औसत मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं? योगफल। लेकिन 52 गुणा 4 मतलब आप लिखते यहाँ 50 चौके 200 और 2 चौके 8 208, तो बड़ी संख्या लिखने का कोई मतलब नहीं है, इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए आंसर है 156। मूवी टिकट की कीमत में 18% की बढ़ोतरी की गई। टिकट की कीमत बढ़ने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। राजस्व पर क्या असर होगा? दर्शकों की संख्या मतलब, अरे भाई ग्राहक, दर्शक ही तो पैसे देंगे ना, दर्शक ही तो पैसे देंगे। तो राजस्व मतलब इनकम पर, इनकम पर। तो इनकम होती क्या है? तो आप कॉन्सेप्ट समझिए पहले। कीमत गुणा खपत ही होती है इनकम। वो कैसे? मान के चलो एक समोसा 5 रुपए का है, आप किसी दुकान पर जाते हैं और आपने 2 समोसे खा लिए, तो कीमत कितनी है? 5, खपत कितनी हो गई? 2, तो कितना खर्चा हुआ? 5 दूनी 10। जो आपने खर्चा किया है वही तो दुकानदार की इनकम है। दुकानदार बोलेगा मैंने 10 रुपए कमाया, आप बोलोगे मैंने 10 रुपए गवाया। बात समझ रहे हैं ना? तो राजस्व क्या होता है? कीमत गुणा खपत। तो कीमत, सबसे पहले आपको यहाँ पे कीमत लिखना है, प्राइस। तो कीमत कितनी बढ़ गई है? 18%। 18% का मतलब होता है 2 इनाम 18, 2 से 50 बार, 9/50। ठीक है ना? कीमत थोड़ा सा अपन नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, कीमत। और कीमत उसने हमें बताई है कि 18% बढ़ जाती है, यानी कीमत पहले 18% की भिन्न है 9/50। कीमत पहले 50 थी पहले, अब कीमत बढ़ गई है तो 50 में 9 बढ़ा दोगे तो यहां आ जाएगा अपना 59। तो कीमत तो ये हो गई, लेकिन खपत, खपत मतलब बिक्री समझ लो आप, जो खपत होती है वही तो बिक्री होती है। बिक्री या दर्शकों की संख्या, दर्शक से क्या होगा? दर्शक ही तो इनकम करा रहे हैं उसकी, तो यही बिक्री है। टिकटों की संख्या में बढ़ गई तो दर्शक की संख्या कम हो गई, कितनी? 25%। ठीक है ना? 25%। टिकट की संख्या दर्शकों की संख्या ही, वही तो बिक्री है ना? तो 25% 1/4। पहले बिक्री जैसे 4 आ रहे थे, 4 दर्शक आ रहे थे, 4 लोग टिकट खरीद रहे थे, अब 4 नहीं बल्कि एक कम, 25% कम, मतलब 1/4, 4 में से एक कम मतलब 3 ही खरीद रहे हैं। तो भाई उसके राजस्व पर क्या फर्क पड़ेगा? पहले कीमत थी 50 रुपए और ऐसी 4 4 दर्शक आते थे, तो 50-50 के 4 दर्शक आए, 4 लोगों ने टिकट ली 50-50 की, तो कितने रुपए आ गए थे? 200। अब क्या हो रहा है कि अब है 59 रुपए टिकट, लेकिन दर्शक आ रहे हैं 3, तो 59 तिया कितना होगा हो जाएगा? तो 59 की जगह आप इसे 60 पढ़ लो, 60 तिया 180, एक ज्यादा पढ़ लिया आपने 3 बार, तो 1 तिया 3 घटा दो, 180 में से 3 गया, यहां आ जाएगा 177। तो पहले आप 200 रुपए कमा रहे थे, क्यों कमा रहे थे? 50 की एक टिकट थी, 4 लोगों ने खरीदी थी, 50 चौके 200। अब आपने टिकट की कीमत बढ़ा दी, 59 रुपए हो गई, सिर्फ 3 लोगों ने खरीदी तो बिक्री सिर्फ 177 की हुई है, तो आपकी आय में कमी हो गई है 23 रुपए की। तो यहाँ 23 की कमी कितने पर? 200 पर। 200 से 23 की कमी बन गई, भिन्न बनाना है प्रतिशत, कमी है ये, यहां लिख लो आप, कमी है। ठीक है, कटता है काट लो, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 2 से इसमें भाग करा दो, 2 एकम 2 एकम 0.5, यानी 23 का आधा भाई, 23 का आधा। 23 का आधा कितना होगा? 11.5। तो 11.5% की क्या होगी? कमी। ठीक, चलिए जीडी का क्वेश्चन है 2024 का। कमेंट बॉक्स में अब तो आप बता ही दीजिए
कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही पटरी पर चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, पीतल में तांबे और जस्ता का अनुपात, तांबा है जस्ता है, शुद्ध लिख दो, टी फॉर तांबा जे फॉर जस्ता, बन जाता है पीतल। इसका अनुपात है 25 और 12। 370 किलोग्राम पीतल में इन दोनों को मिला के पीतल बनता है, ठीक है ना। तो पीतल कितना दिया है 370, उनके हिसाब से 370 ग्राम पीतल, किलोग्राम जो भी है। हमारे हिसाब से पीतल कितना है 25 तांबा 12 जस्ता, 25 12 हो गया 37। हमारे हिसाब से टोटल पीतल है 37। समझना बात को। चाहिए क्या, तांबे की कितनी मात्रा होगी। अरे तांबे की कितनी मात्रा होगी 25 होगी, आपसे 25 की वैल्यू पूछ रहा है। 37 एकम 37, 37 एकम शून्य का शून्य, 10 गुणा 25 कराओगे यहाँ पे आएगा अपना 250। ऑप्शन नंबर बी। उनके हिसाब से पीतल, अपने हिसाब से पीतल कितना है 37, क्या चाहिए तांबा, बस, ठीक है ना। चलिए, 2-5 सेकंड का क्वेश्चन था। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपसे क्या पूछा है संख्या, कभी भी आपको HCF दिया और संख्याओं का अनुपात और संख्या पूछे सीधा गुणा करा दो। 7 11, 11 साते हो गया अपना 77 और 13 सत्ते हो गया 91, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगर आपको HCF दे रखा है, महत्तम बताया है उसने और संख्याओं का अनुपात दिया है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं। सीधा HCF का आप गुणा करा दो किसमें, संख्याओं में, अनुपात में, तो सीधी आपकी संख्या आ जाएगी। सर ये कैसे हुआ, अरे भाई जैसे मान के चलो, उदाहरण से समझो, आंसर आ गया है 77 और 91, लेकिन मैं इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते जाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान के चलो मैंने आपसे कहा 25 और 15 का मुझे आप HCF बता दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़े से बड़ी संख्या बता दो, वह बड़े से, फैक्टर मतलब गुणनखंड यानी इनका बच्चा, वह बड़े से बड़ी संख्या बता दो आप जो 25 और 15 को काटे, 25 और 15 को काटे, तो बता दो कौन सी बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों कट रही हैं। आप कहेंगे सर 5, 5 से काटा ना आपने, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, सबसे बड़ी संख्या क्या थी जिससे आपने इसे काटा है 5, तो यही तो HCF है, यही तो HCF है। HCF कितना है 25 और 15 का 5, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है HCF जो हमारी संख्याओं को काटती है। अब मैं आपसे कहूं कि वापस मुझे संख्याएं दे दो, मुझे नहीं कटवाना भाई, हमें नहीं कटवाना संख्या, तो संख्या वापस कैसे बनाओगे भाई, 5 से हमने भाग किया था, अब हम 5 से गुणा करा के वो संख्या वापस कर देंगे। तो संख्या क्या है, संख्या क्या है हमारी, सॉरी यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा गलत लिख दिया, 25 लिखना था, यहाँ पे जल्दबाजी में हो गया थोड़ा सा। तो संख्या क्या है, देखो 25, 5 तिया 15, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे वह 5 है, वही हमारा HCF है। अब मेरी संख्याएं वापस दे दो, तो कैसे देंगे भाई, अभी आपने भाग किया था, अब गुणा करके वापस दो, 5 25, 5 तिया 15, तो देखो संख्या वापस आ गई ना। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि अगर आपको HCF मालूम है और संख्याओं का अनुपात मालूम है तो देखते ही बता देना कि संख्याएं क्या है। 7 11 77, 7 13 यानी 13 सत्ते 91, बात समझ गए ना। चलिए देखो क्वेश्चन, देख कितना अच्छा रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं उसमें। PQR का अनुपात हमें दे रखा है, PQ और R का अनुपात कितना है 9, 10 और 11। अब उसने हमसे अनुपात पूछ लिया है, किसका अनुपात पूछ लिया है। कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसा देखा, अरे भाई बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है और छोड़ के आ गए। क्वेश्चन को देखना है, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं और आप बेहतरीन पढ़ रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। पहले तो आप आत्मविश्वास बनाए रखें, ठीक। तो पहला क्या है, P धन Q, अनुपात, अनुपात चाहिए उसको, और Q धन R। मुझे पता है क्वेश्चन आसान है, लेकिन बच्चों को बताना है भाई, छोड़ आते हैं कई बार। R धन P, तो कुछ भी नहीं भाई, P Q R की वैल्यू उसने आपको बता दी थी, देखो उनका अनुपात बताया था ना उसने। P और Q कितना है, तो 9 धन 10 है,
क्यू और आर कितना है, इसको नीचे लिख दूं मैं, चलो नीचे लिख लेते हैं अपन, है ना। तो यहाँ है 9 और 10, क्यू और आर कितना है 10 और 11, अनुपात अनुपात, आर और पी कितना है 11 और पी कितना है अपना 9, ठीक है ना। पी कितना है 9। अब बस जोड़ दो, 10 और 9 कितना हो गया 19 हो गया, 10 और 11 कितना हो गया 21 हो गया, और 11 और 9 कितना हो गया 20 हो गया। बस यही हमारा आंसर है, 19 21 20, 19 21 20, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। पी क्यू बोला था, पी और क्यू लिख लो, पी और क्यू 9 10 19 हो गया, डायरेक्ट लिख सकते थे आप, इतना लिखने की कोई भी जरूरत थी नहीं। फिर उसने बोला है क्यू और आर, तो क्यू और आर कितना है 10 और 11 हो गया 21, डायरेक्ट लिखना था आपको। और उसके बाद क्या पूछा है उसने, आर और पी, आर और पी कितना है 11 और 9 20, 19 21 20, ठीक है ना। चलिए, आसान सा क्वेश्चन था, सभी से बन गया होगा। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो देखो कभी भी आपको, जैसे मान के चलो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, वर्ष भी है और माह भी है, तो या तो आप वर्ष बना लो सभी को, या आप उन्हें माह में बदल दो। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इन्हें वर्ष ही बना दें, 8 वर्ष और 6 माह। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि 8 वर्ष 6 माह मतलब 8.5 वर्ष, लेकिन यहाँ 6 माह की जगह 4 माह 2 माह 3 माह कितने भी माह आ सकते हैं, जरूरी थोड़ी है 6 ही माह आएंगे। तो महीनों को वर्ष कैसे बनाते हैं, अरे कुछ भी नहीं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, कभी भी माह को आपको वर्ष बनाना है, नीचे 12 लिख दो इसके, बस 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये लो 8 सही 1/2 वर्ष हो गया, बात समझ रहे। इसी को हम लिख सकते हैं 8 दूनी 16 और 1 17/2 वर्ष, ठीक। तो भाई क्या है, उसने बताया है निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर इतने समय में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, स्वयं की मतलब मूलधन की, हो जाती है मतलब ये बात हो रही है मिश्र धन की, 3 गुना मतलब एक था मूलधन, मिश्र धन हो गया 3, तो आपको ब्याज कितना मिला है 2, ब्याज मिला है भाई, ठीक है ना। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं जो हमने स्कूल में सीखा था, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन कितना है, मूलधन है 1, क्या पूछा है दर यानी कि आर, गुणा समय कितना है 17, 17 नीचे इसके 2, और गुणा यहाँ 100 आता है, क्यों 100 आता है सर, अरे भाई प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 नहीं आएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और ये बटे 2 इसके साथ था मैंने लगा दिया, बराबर हमें मिला है ब्याज, और ब्याज कितना मिला है, ब्याज मिला है कितना मिला है भाई, ब्याज 2 रुपए, यहाँ आप लिख दो 2, ये तरीका था हमारा, ठीक है ना। तो और आप क्या कर सकते हो, यहाँ आर बराबर 100 दूनी 200, 200 2 गुणा 200, ये 100 दूनी 200, उस साइड गए ऊपर आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा अपना ये 17, यानी कि फाइनली यहाँ पे आ गया 200 दूनी 400, नीचे आ गया अपना 17, 17 से भाग करा दो इसमें आप, तो 17 दूनी 34 हो गया, बच गया यहाँ पे कितना 6 बच गया 60 हो गया, और 17 3 51, मतलब शुरुआत में हमारा 23 है, देखो एक ही ऑप्शन में 23 है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमारा आंसर 23 से शुरुआत है, 23 एक ही ऑप्शन में था, ठीक है ना। चलिए, संख्या 50% बची, मतलब अपने का जस्ट आधा बची, तो वह संख्या ही तो 50% थी, बात समझ रहे ना, यानी उसने 50% ही घटाया है, जब तो 50% बचा है तो 25 ही संख्या का 50% है, और 50% अगर 25 है तो पूरा 100% होगा 50, बात समझे ना कैसे, जैसे मेरे पास 500 रुपए है, आपने मुझसे 250 रुपए ले लिया, तो मेरे पास कितना बचा 250, तो मेरे पास कितना बचा उस संख्या का, मतलब 500 का 50% बचा ना, तो आपने 25 घटाया और संख्या 50% रह गई, मतलब आपने संख्या का आधा ही घटाया है, तो 50% की वैल्यू ही 25 है, तो पूरा 100% 50 हुआ कि नहीं, है ना। और फिर उसके बाद आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है ऑप्शन से कर लेना है, 50 है, 50 में से हम अगर 25 घटाते हैं मान लिया, तो कितना बचा 25, क्या यह 50 का 50% है, यानी 50 का आधा है, हाँ है, तो बस कंडीशन मैच हो गई, यही हमारा आंसर है, एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स लिखोगे टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आज हमारे जो 12 क्वेश्चन थे पूरे हो गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझना है, जो आप खुद से कर लेते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे अब अच्छे से आने लगा है, उसे आप भले नोट ना करें, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आप देखते हैं
जो आपको लगता है कि हाँ ये एक अपने आप में लेवल रखता है, तो उसे ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और 1-2 बार उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए फिर इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आने वाले समय में आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।